इमेजिन अ पर्सन जिसने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जिसने खाना खाने के बाद बर्तन धोने से मना कर दिया। ये शख्स एक सफाक कातिल था जो पहले दोस्तियां पैदा करता और उनको कत्ल कर देता। ये कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े कर देता और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक देता। उसके अलावा लाश को ये कुछ हिस्सा उसका पुलिस को भेजता, पुलिस को खत भी लिखता, जुडिशियल सिस्टम को बुरा भला कहता और साथ साथ पुलिस को ये चैलेंज भी करता, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही मशहूर और सफाक कातिल चंद्रकांत झा, आल्सो नोन एज द दिल्ली बुचर। I am Nasir Nawaz and today you're watching me on Facts with Nasir। कहानी शुरू होती है 20 मई 2006 को। तिहाड़ जेल जो कि इंडिया की बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है, वहाँ पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बड़ी पुरसुकून आवाज़ में ये कहता है कि तुम्हारे गेट नंबर 3 के पास एक लाश पड़ी है और वो एक टोकरी के अंदर पड़ी है। शुरू में जेल के अमले ने इसको एक प्रैंक कॉल के तौर पे लिया, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने गेट नंबर 3 पे खड़े गार्ड को वायरलेस से कहा जाके चेक तो करो कोई ऐसी बात है या नहीं है। गार्ड ने जब जाके देखा तो वहाँ पे एक टोकरी पड़ी थी। उसने वायरलेस बैक की और बताया कि यहाँ पे एक टोकरी पड़ी है और जेल का अमला भागता हुआ वहाँ पे गया। जब टोकरी को खोला गया तो उसके अंदर एक लाश थी। लाश एक हेडलेस लाश थी। इसको प्लास्टिक में और अखबार में बांधा गया था। उसके साथ एक हाथ भी रखा गया। जब हाथ को खोल के पढ़ा गया उसमें जेल के अमले को गालियां दी गई, पुलिस को बुरा भला कहा गया, जुडिशियल सिस्टम को बहुत बुरा भला कहा गया और साथ उसमें चैलेंज भी किया गया, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये कोई आम बात नहीं थी क्योंकि तिहाड़ जेल इंडिया की हाई सिक्योरिटी अलर्ट जेल है। उसके बाहर आके किसी का लाश का रख जाना ये आम क्रिमिनल के बस की बात नहीं थी। इससे पहले भी 2003 में इस तरह का वाकया हो चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई खास सबूत सामने नहीं आए, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया। चंद महीने और गुजरते हैं तो मई 2007 को एक और फोन आता है। वही पैगाम, वही पुरसुकून आवाज और उसी तरह बताया गया कि गेट नंबर 3 के पास एक लाश पड़ी है। इस दफा इसको बड़ा सीरियसली लिया गया। जब अमले ने जाके देखा तो वहां पे एक हेडलेस लाश पड़ी थी। उसको बड़ी मजबूती से रस्सी के साथ बांधा गया था और अमले को उस रस्सियों को खोलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। भीड़ भी वहां पे जमा हो गई। अब भीड़ में से एक शख्स जो है वो आगे आया। उसने चाकू जेब से निकाला और चाकू निकाल के उसने उन रस्सियों को काटा और उस लाश को प्लास्टिक में से रिलीज किया। आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि ये इतना सफाक कातिल था, इतना निडर और बेबाक था कि ये वही शख्स था जिसने भीड़ से निकल के उस लाश की रस्सियों को काटा। यही वो कातिल था जो बाद में साबित हुआ कि इसी ने ये कत्ल किया था। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी ही थी कि तकरीबन 1 महीने के बाद एक और लाश मिलती है। इस दफा उसका कुछ हिस्सा एक कोर्ट के बाहर मिलता है, कुछ हिस्सा जेल के बाहर, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन थी कि ये लाश हेडलेस लाश थी। पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई और उन्होंने वापस उस कॉल को ट्रेस किया जो उनको 2 दफा आ चुकी थी। जब कॉल को ट्रेस किया गया तो पता ये चला कि ये एक पब्लिक फोन से कॉल की गई थी। पुलिस जब उस पब्लिक फोन वाले के पास गई तो पता ये चला कि उस डेट को सिर्फ एक ही शख्स आया था जिसने वो कॉल की थी। उस पब्लिक बूथ वाले ने बताया और पुलिस ने उससे इंस्ट्रक्शन लेते हुए एक स्केच तैयार किया। इस स्केच की मदद से पुलिस ने उस कातिल को ढूंढना शुरू किया। मेनवाइल पुलिस ने उस लेटर को जो उनको मिला था ग्राफोलॉजी रिपोर्ट भी ले ली थी। इस रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि उस लेटर को लिखने वाले का एक्सेंट बिहारी था। अब पुलिस कातिल के करीब करीब जा रही थी। उनको एक टिप मिली कि इस हुलिये का एक शख्स
एक डॉक्टर के पास आता है। जब पुलिस उस क्लिनिक पे गई तो उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा उस हुलिये वाले शख्स का, तो डॉक्टर ने बताया बिल्कुल मैं एक शख्स को जानता हूँ। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, उस दौरान एक कॉल आती है। डॉक्टर कॉल लेता है और इशारे से बताता है कि ये वही शख्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं और वो कल की अपॉइंटमेंट लेना चाहता है। इसके अलावा एक और बात खुल के सामने आई कि उसके पास एक रेडी थी जिसके आगे मोटरसाइकिल लगी हुई थी। इसके अलावा और बातें भी खुलती गई। बात कुछ यूँ थी कि इस शख्स का नाम चंद्रकांत झा था, इसकी 5 बेटियां थी और 5 की 5 बेटियां इसकी इसी क्लिनिक में पैदा हुई थी। इसके अलावा एक और बात खुल के सामने आई कि ये शख्स अब अकेला रहता है, सब्जी बेचता है और इसकी बीवी और इसकी बेटियां इसके साथ नहीं रहती। इस तरह बहुत सारे राज खुलने शुरू हो गए। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता कातिल के जब करीब पहुंची तो उन्होंने एक इलाके में छानबीन के दौरान इसी तरह की एक रेहड़ी देखी। इनको अब क्लू मिल गया कि शायद ये शख्स अंदर ही है। अब वो शख्स आ रहा था अंदर से बाहर, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके आई, ये बहुत पुरसुकून था। ये वही शख्स था जिसने बहुत सारे कत्ल किए थे, लेकिन केस अभी बाकी था जो कि कोर्ट में साबित होना रहता है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन रन की तो पता ये चला कि ये बिहार से दिल्ली आया था। जब बिहार से दिल्ली आया तो इसने बोरियों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम स्टार्ट किया। एक दफा इसकी एक शख्स के साथ लड़ाई हो गई और उस शख्स ने इसको बहुत मारा, जिससे ये अदमुआ हो गया। इसी तरह इसके दिल में ग्रज जाना शुरू हो गया और इसके ये पावर हंगर होना शुरू हो गया। एक दफा दोबारा ये हुआ कि वहाँ पे एक यूनियन थी, यूनियन का एक लीडर हुआ करता था। वो लीडर क्या करता था, जितने भी मजदूर थे उनसे वो भत्ता वसूल किया करता था। एक दफा चंद्रकांत झा ने उसको भत्ता देने से इनकार कर दिया। इनकार करने पे दोनों के दरमियान हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान क्या हुआ, चंद्रकांत झा से हल्का सा उसको एक कट लग गया। अब यूनियन लीडर जो है वो बड़ा कनेक्टेड था। उसने क्या किया, उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। पुलिस ने चंद्रकांत झा और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। वो इसको पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने इसके साथ बड़ा ह्यूमिलिएटिंग किस्म का रवैया अख्तियार किया। हुआ ये कभी उसको स्ट्रिप नेकेड कर देते, उसको भूखा रखते, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया। इस बात का चंद्रकांत को बहुत गुस्सा था। थोड़े अरसे के बाद वो छूट तो गया, लेकिन पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ इसको बहुत गुस्सा था, जो किसी तरीके से वो निकालना चाहता था। मजीद ये पता चला कि 1998 में भी एक दफा एक लाश मिली थी। ये वही लाश थी जो यूनियन लीडर की थी, जो कि ये हेडलेस लाश थी। इस वजह से वो कभी भी पता ना चल सका ये किसकी लाश थी। उस दौरान या उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चंद्रकांत झा ही एक मेन सस्पेक्ट के तौर पे सामने आया, लेकिन जो कि सबूत ना मिल सके, इस वजह से इसको छोड़ दिया गया। ये सारी लाशें हेडलेस लाश थी। अब वो करता क्या था, इन्वेस्टिगेशन में इसी ने बताया कि वो जमुना रिवर के करीब उनको दफन कर देता है, उनके सरों को। अब पुलिस इसी तगोदो में लग गई, इसी कोशिश में लग गई कि उन सरों को ढूंढा जा सके और केस को एस्टैब्लिश किया जा सके। पुलिस इसी तरह चलती गई, लेकिन पुलिस को कोई खास क्लू नहीं मिला। चंद्रकांत झा ने उनके साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के दौरान एक तो सर जो है वो मिल गया। जब वो सर मिल गया तो कुछ ना कुछ केस बन के सामने आ गया। चंद्रकांत का एक और तरीका वारदात ये था, इसको किसी के साथ जब दुश्मनी होती, उसके साथ पहले उसके करीब आता, उसके साथ दोस्ती पैदा करता, दोस्ती बढ़ा के अपने घर ले जाता, घर ले जाके पहले उसके साथ खाना खाता, फिर उसके साथ थोड़ी देर रहता और रहने के बाद फिर उनको बांध देता। उनको एक चाकू के साथ ये कत्ल किया करता था। जब चंद्रकांत झा के घर की तलाशी ली गई, वहां से कैमरा मिला, तस्वीरें मिली जिन लोगों को मारा गया था, जिनको ये ट्रॉफी के तौर पे रखता था और ये मारने से पहले रखता था, यानी उनकी तस्वीरें मरने से पहले की तस्वीरें हुआ करती थी, उनके हाथ पांव बांध के घर में रखा करता और इसी तरह उनको ट्रॉफी के तौर पे ये लेता था। ये एक साइकोपैथ था जिसको ग्रज था पूरी सोसाइटी के ऊपर, जिसको ग्रज था ताकतवर के खिलाफ, जिसको ग्रज था पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि इसको ये लगता था कि ताकत से इस तरह इसको अपना इंसाफ ले पाएगा। आजकल चंद्रकांत जेल में है, कुछ उसको सजाए मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसको कभी भी पेरोल पे नहीं छोड़ा गया। कहा यह जाता है कि एक दफा उसको पेरोल पे छोड़ा गया, वो भी उसकी बेटी की शादी के तौर पे, या कोई उसका प्यारा मर गया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक मालूम नहीं हो सका। चंद्रकांत एक साइकोपैथ है। इस तरह के बहुत सारे लोग सोसाइटी में मिलते हैं
बहुत सारे लोग जो है वो ताकत के नशे में या ताकत हासिल करना चाहते हैं और बुरे रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जिससे सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमने ये कोशिश करनी है कि कभी भी हमने किसी के लिए कोई नुकसान पैदा नहीं करना, ताकि हम कोई भी साइकोपैथ पैदा करने में हमारा हिस्सा ना हो। आपके लिए मजीद इस तरह की स्टोरीज लाते रहेंगे। आपका सवाल है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की सनसनी है आपके लिए स्टोरीज लाता रहूं। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्स फाइंडिंग या अनरैपिंग आपके लिए करता रहूं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इस तरह की स्टोरी मिस ना करें। थैंक यू।